नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट विथ इंटेलिसिस। इस वीडियो में हम आज एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आज बताया था कि जैसे कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी का वैल्यूएशन करें, और वैल्यूएशन करने के लिए ज़रूरी है उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है आपको, यानी उसके सोर्सेस होते हैं एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी के अनाउंसमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके अनाउंसमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन सोर्सेस में से एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाया जाता है, जिसमें या उसे के उस कंपनी के जितने भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस है उनको ईयर एंड में कंपाइल किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें उस कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स और ये सब काटने के बाद उसकी नेट प्रॉफिट क्या रहती है उसका रिपोर्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलता है। स्टार्ट करता हूं रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब आय। आय यानी रेवेन्यू तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑपरेटिंग इनकम, नेक्स्ट अदर इनकम और थर्ड होती है नॉन ऑपरेटिंग। सो ऑपरेटिंग इनकम वो है यानी कि उस कंपनी के कोर एक्टिविटी से जो आय होती है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक गुड्स तैयार करती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी आय होती है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम में रिपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है अदर इनकम। अदर इनकम यानी रेंट है, इंटरेस्ट है, यानी उस कंपनी के पास अगर बैंक अकाउंट में सरप्लस फंड पड़ा हो तो बैंक उसको ब्याज देती है, उस ब्याज को वो कंपनी अदर इनकम में रिपोर्ट करती है। या फिर कंपनी के पास एडिशनल बिल्डिंग है या कोई मशीनरी सरप्लस पड़ी हो या अनयूटिलाइज है, तो कई बार क्या होता है कंपनीज उस मशीन या बिल्डिंग को रेंट पे देती है। जो रेंट से जो आय आती है, जो इनकम होती है, उसे भी हम कंपनीज जो है अदर इनकम में रिपोर्ट करती है। थर्ड होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बोलो या आप कहो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। बेसिकली क्या होता है कि कई बार कंपनी अपने एसेट्स बेचती है, उस एसेट्स को वो कोर नहीं माना जाता क्योंकि कई सालों में एक बार इस तरीके से होता है। तो इस तरह से जो आय होती है उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। कंपनी की सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर ग्रो होनी चाहिए और कंपनी की सेल्स उसके पीयर कंपनी से यानी उस इंडस्ट्रीज की जो अदर कंपनीज है या अन्य कंपनियां हैं उसके मुकाबले में कंपनी कितना ग्रो कर रही है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है। और इसे आपको ईयर ऑन ईयर हर साल कंपेयर करना चाहिए, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल का सेल्स ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ना चाहिए। क्यों, बताता हूँ। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना सेल्स बराबर से रिपोर्ट नहीं किया है। क्योंकि जनरली सबको पता है, अब जैसे आपके पास 50 मशीन है, 50 मशीन में अगर 1 लाख का सेल होता है तो सडन से आप कोई कंपनी अगर 10 लाख का सेल रिपोर्ट करेगी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसको मशीनरीज बढ़ानी पड़ेगी, उसको कैपेक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, स्टाफ का खर्चा भी बढ़ेगा, रेंट के लिए अलग बिल्डिंग लेनी होगी तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये सब खर्चे अगर बढ़ेंगे तो ही सेल बढ़ सकता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहा हो और ऑपरेटिंग खर्चे नहीं बढ़े। तो ये ध्यान आपको किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है। और ध्यान रहे कि एक्सपेंसेस उतने ही मतलब सेल्स के प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली कोई भी कंपनी अगर बैंक से या अपने रिलेटिव से लोन लेती है, उस लोन पे जो ब्याज देती है उसे कंपनी फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट के द्वारा रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने लिए मशीन्स प्रोडक्शन के लिए मशीन्स बाई करेगी। उस मशीन की एक लाइफ साइकिल होती है 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो मशीन का पूरा कॉस्ट जो है एक ही साल में हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं, वो उस टोटल मशीन की जो कॉस्ट होती है उसको उसकी मशीन की जो लाइफ टाइम है, लाइक अगर 5 साल है तो 5 साल में डिवाइड करके हर साल, लाइक अगर 1 लाख रुपये वैल्यू है मशीन की तो हर साल 20,000 वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेगी। दोस्तों एक ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेप्रिसिएशन कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करती है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है मशीन पे ही बेस रहता है। जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा सेल आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी या अचानक ही कोई कंपनी को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड नहीं होती, क्योंकि ये कामकाजी मुनाफा नहीं होता है, उसका कोर एक्टिविटी नहीं है। सो इसे हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। कंपनी जितना कमाएगी उतना गवर्नमेंट को टैक्स करेगी, टैक्स पे करेगी। तो टैक्स पे करने के बाद जो आय हाथ में बचती है वो नेट प्रॉफिट होता है, और वो इनकम जो है, वो अर्निंग जो है सारे शेयर होल्डर में डिवाइड होती है या फिर कंपनी अपने रिजर्व्स में ऐड करती है फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तो कंपनी की जो अर्निंग होती है। नेक्स्ट आता है ईपीएस। ईपीएस मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कंपनी की टोटल अर्निंग। और अगर कंपनी के समझो 50,000 शेयर होल्डर है या 50,000 शेयर है, तो उस अर्निंग को सारे शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो फिगर आता है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। जैसे कंपनी का मुनाफा है 1 लाख रुपया और 50,000 शेयर होल्डर्स है या 50,000 शेयर्स उसने पब्लिक में इश्यू किए हैं या सबको इश्यू, टोटल इश्यू शेयर 50,000 है, तो एक शेयर के पीछे वो कंपनी आपको 2 रुपया कमा के दे रही है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एनालिसिस करने से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। और आजकल तो एनुअल रिपोर्ट्स हर काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है, जैसे मनी कंट्रोल है या ईटी नाउ है या फिर कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में भी आजकल ये सारी चीज़ें मिल जाती है, और कंपनी के वेबसाइट पे तो मिलती ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कंपनी कई बार क्या करती है, उसके कई सारी सब्सिडरी कंपनीज होती है और ग्लोबल बिजनेसेस भी होते हैं। तो उन सब कंपनियों का मिला के जो रिपोर्टिंग होता है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आता है। और स्टैंड अलोन यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस से जो इनकम या प्रॉफिट होता है वो स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट इसमें और एक जरूरी चीज होती है रेशियोज। प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड रेशियोज है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज और अर्निंग पर शेयर और पीई रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब कि आपके सेल्स के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कामकाज मुनाफा कितना है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। सारे खर्चे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सब खर्चे और टैक्सेस, सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट हाथ में रहता है या जो मुनाफा होता है, उसको आप अगर सेल्स से डिवाइड करोगे तो वो आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी आपके पूंजी पे आप कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे हो, उसे उस रेशियो को कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दिया है, यानी कंपनी की टोटल अर्निंग उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दो तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी स्टॉक चूज करने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का क्या महत्व होता है और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक अभी है सेल्स, जैसे मैंने बताया सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए। सेल्स में कंपनी, सेल्स से हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रेजेंस मार्केट में कितना है, उसका मार्केट शेयर क्या है। और एक चीज़, कई बार ऐसा होता है कंपनी का 90% सेल जो है सिर्फ 5% कस्टमर से आता है। उस केस में कंपनी का सेल्स इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि कुछ कस्टमर से ही कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। अगर वो कस्टमर हट जाएंगे तो कंपनी का सेल जो है बहुत ही बुरी तरह से नीचे फिसल जाएगा। और जितना कंपनी का डेटर्स कितने हैं, कई बार ऐसा होता है कंपनी सेल्स तो बहुत सारा बता देती है, जब आप कैश फ्लो में जाओगे तो डेटर्स से कलेक्शन ही नहीं हुआ और 4-5 साल बाद कंपनी उस डेटर्स को बैड डेट्स करके राइट ऑफ कर देगी। तो अल्टीमेटली सिर्फ सेल देखना ही जरूरी नहीं है, सेल्स के साथ आपको ये भी देखना है अगर माल उधार में बिक रहा है तो उसका कलेक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सेल्स के मुकाबले कैपिटल कैपेक्स है या नहीं है, यानी कंपनी अगर सेल बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपने मशीन्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि बिना कैपेक्स के सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट होता है मार्जिन। कंपनी का मार्जिन हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सेल्स के प्रोपोर्शनेटली हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कंपनी का जो मार्जिन आ रहा है या जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन आ रहा है वो उसके पीयर कंपनी से किस तरह है। अगर जो उसकी पीयर कंपनी जितना मार्जिन दे रही है या जितना प्रॉफिट दे रही है, क्या वह कंपनी भी उतना ही दे रही है या उससे ज़्यादा दे रही है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एबिटा भी हमेशा इंक्रीज होना चाहिए और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो ईयर ऑन ईयर कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। अगर बढ़े भी तो उसके मुकाबले कंपनी का कैपेक्स भी उतना ही बढ़ना चाहिए और सेल्स भी बढ़ना चाहिए। और एक खास चीज, आप हमेशा डायरेक्टर और मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार क्या होता है कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा डायरेक्टर और मैनेजमेंट एज ए सैलरी या कोई और तरीके से फंड डाइवर्ट करके उस कंपनी को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर उस कंपनी का के मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कंपनी के इनकम के प्रोपोर्शनेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अनप्रोपोर्शनेटली वो ड्रॉ कर रहे हैं या रेम्यूनरेशन ले रहे हैं तो उस कंपनी को की वैल्यूएशन कम आंकी जाती है और इन्वेस्ट करने से दूर रहे। और एक रहता है कंपनी के ऑर्डर बुक, यानी कंपनी के पाइपलाइन में कितना ऑर्डर्स है, कंपनी के हाथ में कितने ऑर्डर्स है, वो ध्यान रखना जरूरी है। इस साल के लिए तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट या सेल्स अच्छी खासी सेल्स हो गई है। अगले साल के लिए क्या उसके पास ऑर्डर बुक है जिससे वो और सेल बढ़ा सके, ये आपको कंपनी की ऑर्डर बुक से पता चलेगा। ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करने का सारांश। और एक चीज बता देता हूं आपको कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट देखकर आपको किसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखना जरूरी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है और कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का P&L स्टेटमेंट एनालिसिस करना चाहते हो तो आप मुझे उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में भेजें, तो मैं कोशिश करूंगा उस कंपनी का किसी एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करके आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम करेंगे बैलेंस शीट का एनालिसिस। थैंक यू।